गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बायो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जेनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के बारे में और कुछ टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स से रिलेटेड थी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंडले के एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो मेंडले था उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे इनहेरिटेंस के वो किए थे 1856 टू अराउंड 1856 और 1865 के बीच में। ठीक है, तो हमें ये भी पता था कि उसके पास प्लांट गार्डन था कितना सारा, तो वहाँ पे उसने जो ही हैड ग्रू वेरी large quantity of a pea plant. ठीक है, but what did he do with that? Okay, तो बेसिकली जो पी प्लांट्स के साथ उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने अराउंड 1856 और 1865 के बीच में, और ये जो पी प्लांट्स हैं उन्हें हम उनका जो बायोटॉनिकल नेम है वो क्या है, पायसम सैटिवम। ओके, तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली उसने इन एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट्स में स्टडी क्या किया था। तो सबसे पहले इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उसने पी प्लांट्स ही क्यों कंसीडर किए थे, कुछ और मतलब प्लांट्स ही क्यों कंसीडर किए, कोई एनिमल क्यों नहीं कंसीडर किया या कोई ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं कंसीडर किया। बेसिकली बेटा उसने जनरेशन टू जनरेशन का ग्रोथ देखना था। ठीक है, तो अगर वो ह्यूमन बीइंग पे सर्च करता तो उसकी सारी एक जिंदगी इसी काम पे लग जानी थी। ठीक है, पर फिर भी उसके पास एंड रिजल्ट नहीं आने थे। सेम एज इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स का भी क्या होता है, जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी प्लांट्स। ओके, और जो हमारे पी प्लांट्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इनका जो जनरेशन का स्टडी करना होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, so here are some advantages of Pisum sativum in genetic experiment because इनका short life cycle था, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। ये थ्रू आउट द ईयर ग्रो अप होते हैं। ठीक है, इट कैन बी इजिली सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड। इट एग्जिबिट 7 कॉन्ट्रास्टिक पेयर ऑफ करेक्टर। जो 7 कॉन्ट्रास्टिक पेयर है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक सिंगल क्रॉस रिजल्ट जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोवाइड करता है। ओके, तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कौन से थे जो मेंडले ने स्टडी किए थे। तो हेयर आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स जो मेंडले ने स्टडी किए थे, जिसमें उसने देखा था कि जो फ्लावर कलर वो पर्पल एंड वाइट, प्लांट हाइट टॉल भी है शॉर्ट भी है, सीड कलर येलो एंड ग्रीन, सीड शेप ब्राउन एंड रिंकल, पॉट कलर ग्रीन एंड येलो, पोर्ट शेप इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर पोजीशन क्या था, एक्सियल एंड टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो थे दो पोर्शंस में डिवाइड थे, वन इज डोमिनेंट ट्रेट एंड सेकेंड वन इज रिसेसिव ट्रेट। ओके, तो डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट क्या होता है बेटा, जो डोमिनेट ट्रेट है और रिसेसिव ट्रेट है इन्हें हम डोमिनेट एलील और रिसेसिव एलील भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डोमिनेट एलील या डोमिनेट ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो और रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए वो डोमिनेट ट्रेट से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मेंडले एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट स्टेप में क्या किया था मेंडले ने। जो फ्लावर्स जो हमने अभी 7 कॉन्ट्रास्टिक पेयर डिस्कस किए थे, सबसे पहले उसने क्या किया था कि जो फ्लावर्स था उनका क्रॉस पॉलिनेटेड करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई थी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के करवाने के बाद जो उसके पास रिजल्ट आया था उसको उसने बोला था F1 जनरेशन और फिलहाल जनरेशन। ओके, तो ये देखिए, एक हमारे पास जो फ्लावर था वो पर्पल था, एक हमारे पास फ्लावर जो था वो क्या था, वाइट था। ठीक है, तो क्या था कि जो फर्स्ट फ्लावर पर्पल था उसका जो मेल पार्ट था वो जो उसका पोलन, वो स्ट्रक्चर जो उसका पोलन प्रोड्यूस करता था वो उसने किस में डाल दिया, वाइट पार्ट के फीमेल पार्ट में। ओके, तो वहां से उसका क्या हुआ, पोलन का ट्रांसफर होने से क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये उसने अपने फर्स्ट स्टेप में किया। फर्स्ट स्टेप होने से जो उसके पास रिजल्ट वो क्या आया कि जब जो क्रॉस पॉलिनेशन हो गई तो जो F1 प्लांट्स थे वो क्या हो गए, सेल्फ एंड रिजल्टिंग सेकेंड फिलहाल जनरेशन हमारे पास आई। ठीक है, जब फर्स्ट
स्टेप में उसने क्रॉस पॉलिनेशन किया। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद हमारे पास क्या किसका जनरेशन हुआ, सेकंड जनरेशन का, जिसको उसने बोला सेकंड फिलहाल जनरेशन और F2। ओके, तो देखिए बेसिकली उसने किया क्या था, जैसे दो प्लांट्स थे, एक टॉल था एक ड्वार्फ था, ठीक है, ये थे हमारे पेरेंटल प्लांट। ओके, तो जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आया वो उसमें हमारे पास जो प्लांट्स आए वो क्या थे, दोनों टॉल आए, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉल एंड टॉल के साथ, ठीक है। जब फर्दर इसका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और जब फर्दर इसका प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास जो 3 प्लांट्स थे वो हाइट में क्या थे, टॉल थे, बट जो 1 प्लांट था वो क्या हाइट में था, ड्वार्फ, ठीक है। तो मेंडले ने बेसिकली ये सोचा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि देखिए ये जो F2 जनरेशन था वो किस रेशो में आया, हमारे पास 3:1 में। 3:1 में कैसे कि इसमें 3 टॉल थे एंड 1 क्या था, ड्वार्फ। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो उसमें दोनों क्या थे, टॉल। अगर मैं पेरेंटल की बात करूं तो 1 क्या था, उसमें टॉल था, तो 1 क्या था, ड्वार्फ। तो उसने क्या देखा कि पेरेंटल की एक जनरेशन के बाद जब F2 जनरेशन का रिजल्ट आता है तो उसमें जो हमारे 3 प्लांट्स आते हैं वो क्या आते हैं, टॉल आते हैं, और 1 प्लांट जो आता है वो क्या आता है, स्मॉल आता है। ओके, तो इसी बिहाफ पे उसने कुछ हाइपोथेसिस दिए थे। तो वो हाइपोथेसिस क्या थे, उसने बोला था इन एन ऑर्गेनिज्म देयर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर दैट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक। पेयर ऑफ फैक्टर्स क्या थे, जो हमारे एलील जीन्स दैट आर द पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट और कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ ए गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकंड उसने क्या बोला, द ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स दीज फैक्टर फ्रॉम इट्स पेरेंट फ्रॉम ईच, ठीक है। जो उसके पास जो उसके फैक्टर्स थे या जो उसके एक्सप्रेशन थे वो कहाँ से वो गेन करता था, अपने पेरेंटल से, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स थे वो क्या हो रहे थे, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रहे थे, ठीक है, इन ए डिस्क्रीट मैनर, ठीक है, नॉट इन ए कंटिन्यूअस मैनर, इट इज इन ए डिस्क्रीट मैनर। ओके, एंड व्हेन द गैमेट्स आर formed, the factors separate and are distributed as unit to each gamete. Okay, and if an organism had 2 unlike factors, जैसे जिनको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है, जो एक ही जीन की 2 डिफरेंट कॉपीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलील। अगर तो वो दोनों सेम है एज लाइक जीन तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। अगर वो डिफरेंट है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो अगर हम एक को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे के भी दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं फैक्टर्स उन्हें हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो नहीं कर पाते उन्हें हम बोलते हैं रिसीव एलील, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था जब हमने 7 कॉन्ट्रास्टिक पेयर डिस्कस किए थे पीके। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली बेटा डिस्कस क्या किया है, वो हमने डिस्कस किया है मेंडले का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 प्लांट्स हैं जिन्हें हम पेरेंटल प्लांट बोल रहे हैं, एक टॉल था, एक क्या था, हमारे पास ड्वार्फ प्लांट था, ठीक है। तो जब दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास F1 जनरेशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, जिनके दोनों के जो हमारे पास फैक्टर्स थे वो सेम नहीं थे, ठीक है, इसीलिए उसने क्या बोला, हेटेरोजाइगस टॉल बोला उनको, ठीक है। तो F1 का जब फर्दर पॉलिनेशन होता है तो हमारे पास क्या आते थे, 4 प्लांट्स आते थे फर्दर, जो किन रेशो में थे, हमारे पास 3:1 में थे, जिसमें 3 क्या थे, टॉल थे, एंड 1 क्या था हमारा जो स्मॉल था, ठीक है। तो जो हमारी फिनोटाइपिक रेशो थी वो थी 3:1, और जो हमारी जीनोटाइपिक रेशो है वो क्या है, 1:1। ओके,